देखो छात्रों, अपन बात करेंगे जनसंख्या की समस्याएं व समाधान। तो जनसंख्या, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। अब देखो जनसंख्या की समस्याएं क्या होंगी कि जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, सीमित संसाधन है, आवास की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, वितरण का संकेंद्रण, अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निराशा होना, प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध होना। ये समस्या जैसे किसी भी क्षेत्र में तीव्र जनसंख्या विस्फोट की जो स्थितियां पाई जाती हैं या जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में रोजगार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, खाद्यान्न की समस्याएं उत्पन्न होंगी, आवास की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में यदि सीमित संसाधन होंगे तो सीमित संसाधनों के साथ साथ वहां समस्याएं, उत्पादन को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे अपन बात करें परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ, तो जिन क्षेत्रों में इनका उत्पादन पहले पर्याप्त मात्रा में हो रहा था, अब वर्तमान में खनन प्रक्रिया जब कुछ स्तर पर पहुंच गई तो धीरे धीरे इनका उत्पादन क्या होने लगा, कम होने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रियाओं को यानी औद्योगिक इकाइयों को संचालित रखने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तो परमाणु ऊर्जा है, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देकर के उत्पादन प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। तो सीमित संसाधन भी जनसंख्या के सामने क्या बने हुए हैं, वर्तमान में समस्या बने हुए हैं। खाद्यान्न की समस्याएं कि किसी भी क्षेत्र में अकाल में स्थितियां होने के कारण सूखा पड़ गया या अतिवृष्टि अनावृष्टि की स्थितियां हो गई, तो ऐसी स्थिति में फसलें चौपट हो जाती और चौपट होने के कारण उन लोगों के सामने खाद्यान्न को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वितरण संकेंद्रण, देखो वितरण संकेंद्रण का मतलब क्या है कि वितरण का मतलब जनसंख्या का फैलाव और संकेंद्रण का मतलब है कि एक ही क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का भारी जमाव होना, कि क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का भारी जमाव यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का घनत्व उच्च होना या जनसंख्या वृत्ताकार रूप में निश्चित क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करना। तो ऐसे क्षेत्रों में देखो समस्याएं कौन सी उत्पन्न होंगी कि सबसे पहले आवास की समस्या उत्पन्न होगी कि अधिवास सीमित होंगे और जनसंख्या ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में आवास की समस्याएं उत्पन्न होगी, रोजगार को लेकर के समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, खाद्यान्न को लेकर के समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे अपन भारत के मुख्य नगरीय क्षेत्रों की बात करते हैं कि जो कच्ची बस्तियां हैं वो फुटपाथ पर निवास करती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रदूषणकारी स्थितियां भी मानव के सामने उत्पन्न हो जाती हैं। तो वितरण का संकेंद्रण जिन क्षेत्रों में उच्च पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में रोजगार, खाद्यान्न, आवास या प्रदूषणकारी स्थितियां मानव के सामने समस्याओं के रूप में उभर कर आती हैं। इसी के साथ साथ अल्प जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में निराशा। अब देखो अल्प जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्र में आधुनिक जो साधन हैं उनका अभाव पाया जाता है। कैसे, जैसे वृहद पैमाने की जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी सीमित अवस्था में पाई जाती हैं या कम पाई जाती हैं या नगण्य अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि रोजगार के साधनों का अभाव, विद्युत के साधनों का अभाव है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आपूर्ति उन क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं जनसंख्या में क्या उत्पन्न कर देती हैं, निराशा उत्पन्न कर देती हैं, और वहाँ के जो मानव अधिवास हैं जो अल्प रूप में है वो केवल अपनी अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं उन अनिवार्य आवश्यकताओं पर ही आश्रित रहते हैं, मतलब ऐच्छिक आवश्यकताओं से वो वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में यानी कि इन क्षेत्रों को विस्थापित किया जा सकता है, और इन क्षेत्रों में विस्थापित करके उन क्षेत्रों में जैसे यातायात के साधन, परिवहन, संचार, वाणिज्य सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं या औद्योगिक इकाइयां हैं,
पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति करके तो इन क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित करके इन क्षेत्रों में बसाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और यहाँ की समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। इसी के साथ साथ प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, देखो प्राकृतिक प्रकोप जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है, अकाल में स्थितियां हैं, सूखा पड़ना या अतिवृष्टि, ओलावृष्टि की जो स्थितियां हैं, अनावृष्टि है, तो ये जो स्थितियां हैं ये भी जनसंख्या के सामने समस्याएं उत्पन्न कर देती है कि जैसे सूखा पड़ गया तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, ओलावृष्टि हो गई तो फसलें चौपट हो गई, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो ऐसी स्थिति में मानव का अस्तित्व उन क्षेत्रों से खत्म हो जाता है। कुछ मानवीय प्रतिबंध हैं, तो मानवीय प्रतिबंधों में जैसे बृहद स्तर पर औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देना, तो वहाँ उन क्षेत्रों में प्रदूषणकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये कुछ कारक ऐसे हैं जो प्राकृतिक भी है और मानवीय भी है, जो कि मानव के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ अपन समाधान की बात करें तो इनके जस्ट विपरीत, यानी कि जो समस्याएं हैं उनके विपरीत स्थिति में यदि अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, समाधान हो जाएंगे। जैसे तीव्र जनसंख्या है तो जनसंख्या के ऊपर अंकुश लगाया जाए तो ये समस्या खत्म होगी। इसी के साथ सीमित संसाधन है तो उन क्षेत्रों में गैर परंपरागत जो साधन है उन साधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आवासीय समस्याएं जहां उत्पन्न हो रही हैं तो उन क्षेत्रों में मुख्य संकेंद्रण क्षेत्र को छोड़ करके बाहरी क्षेत्रों में सुनियोजित बस्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो जनसंख्या के सामने समस्याएं खत्म हो सकती हैं। खाद्यान्न कि जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है तो वहां पर नहरें निकाल करके या सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाकर उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, या उन्नत खाद बीज विद्युत के साधनों का प्रयोग करके उन क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। वितरण का संकेंद्रण कि उन क्षेत्रों में उत्प्रवास की प्रक्रियाएं संपन्न करके और इन क्षेत्रों में स्थापित की जाए, तो ऐसी स्थिति में वितरण का संकेंद्रण यानी आवासीय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। प्राकृतिक प्रकोप जो है उनके ऊपर मानव अंकुश नहीं लगा सकता, लेकिन उनके संकेत पा करके मानव अपना अधिवास परिवर्तित कर सकता है। तो ये जो कारक हैं इनके विपरीत स्थिति में सभी क्या हो जाएंगे, समाधान हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो अपन बात करेंगे अगला टॉपिक जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखो छात्रों, जनांगीय संक्रमण जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1955 में फ्रैंक नोटेनशटिन। में सिद्धांत का प्रतिपादन किया फ्रैंक नोटेनशटिन, और इन्होंने संक्रमण का जो तात्पर्य बताया वो क्या बताया कि जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, और उस परिवर्तन को इन्होंने किस रूप में सिद्ध किया है। देखो जनसंख्या में उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर में या उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, जनांकीय संक्रमण कहलाएगा। इसी के साथ साथ जैसे कृषि क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या, ग्रामीण अधिवासों में या अशिक्षित जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का
कृषि क्रियाकलापों से गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में या विनिर्माण इकाइयों में, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में, अशिक्षित से शिक्षा या शिक्षित क्षेत्र में परिवर्तित होना भी क्या कहलाएगा, जनांकीय संक्रमण कहलाएगा। कि अपन किसी भी रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं कि जैसे उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में होने वाला जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को ही उसने क्या कहा है, जनांकीय संक्रमण कहा है। देखो, उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर में परिवर्तन होना या निम्न जन्म दर से उच्च जन्म दर में परिवर्तन होना, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाना या निम्न मृत्यु दर से उच्च मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाना। तो ऐसा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनांकीय संक्रमण कहलाएगा। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखो किस रूप में हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कृषि क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या है या ग्रामीण जनसंख्या है या अशिक्षित जनसंख्या है, अशिक्षित जनसंख्या। देखो, कृषि क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या भी हो सकती है, ग्रामीण जनसंख्या भी हो सकती है, अशिक्षित जनसंख्या भी हो सकती है। तो इनका जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किस रूप में होना चाहिए कि जैसे गैर परंपरागत या विनिर्माण इकाइयों में संलग्न होना, कि जनसंख्या का कृषि क्रियाकलापों से गैर परंपरागत इकाइयों में संलग्न होना या फिर विनिर्माण की इकाइयों में संलग्न होना। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़ करके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम किसी भी क्रियाकलाप में मानव का संलग्न होना। परिवर्तन होगा ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होना, ग्रामीण से किस में परिवर्तित हो जाना, नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाना। अशिक्षित से शिक्षित क्षेत्र में, अशिक्षित से शिक्षित क्षेत्र में परिवर्तित हो जाना। तो ऐसा जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को भी उसने क्या कहा है, जनांकीय संक्रमण कहा है। अब जनांकीय संक्रमण को फ्रैंक नोडेल छटीन ने 5 अवस्थाओं में बांटा और 5 अवस्थाएं कौन सी हैं ये देखिए। तो यहाँ तक क्लियर कि उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से परिवर्तन, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होना, या फिर कृषि, ग्रामीण या अशिक्षित जनसंख्या का विनिर्माण इकाइयों में संलग्न होना, नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होना, शिक्षित क्षेत्र में परिवर्तित होना। ऐसा परिवर्तन जनांकीय संक्रमण कहलाता है। अब इसकी अवस्थाएं देखिए। देखो, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम जो अवस्था है, इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है। दूसरी जो अवस्था है, इस अवस्था में उच्च जन्म दर
व उच्च मृत्यु दर। लेकिन समय अनुसार मृत्यु दर जो है, इस मृत्यु दर में गिरावट आती है, यानी कि मृत्यु दर में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। तीसरी जो अवस्था है, इस अवस्था में उच्च जन्म दर व मृत्यु दर मध्यम हो जाती है। मृत्यु दर किस अवस्था में आ जाती है, मध्यम अवस्था में आ जाती है। फोर्थ जो अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर निम्न हो जाती है। मृत्यु दर किस स्थिति में आ जाएगी, निम्न स्थिति में आ जाएगी। और फिफ्थ नंबर में जो अवस्था है, उसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्थिति में रहती है। दोनों ही किस अवस्था में पाई जाती है, निम्न अवस्था में पाई जाती है। अब देखो इनके पीछे जो कारण है, वो कारण क्या रहा कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की जो स्थितियां पाई जाती हैं, वो अत्यंत जो पिछड़े क्षेत्र हैं या अफ्रीकी महाद्वीपीय देश अपन भी बोल सकते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये स्थिति अधिकांश से पाई जाती है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का और शिक्षा का दोनों का ही अभाव पाया जाता है, या दोनों ही निम्न स्तर पर पाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर भी उच्च है और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण मृत्यु दर की स्थितियां भी उच्च पाई जाती हैं। दूसरी जो अवस्था है, उच्च जन्म दर की स्थिति पाई जाती है इसमें, और मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है, लेकिन समय के अनुसार मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है, यानी कि धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास उन क्षेत्रों में होने लग जाता है। तो ये क्षेत्र कौन से हो सकते हैं कि पिछड़ी हुई जो अवस्था से थोड़ी उन्नत अवस्था में जो देश हैं, जैसे अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र, मिस्र के आसपास, या पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र इस श्रेणी में काउंट होंगे। तीसरी जो अवस्था है जनांगों के संक्रमण की, इसमें उच्च जन्म दर पाई जाती है, लेकिन मृत्यु दर मध्यम हो जाती है। तो ऐसे जो देश हैं, वो विकासशील अवस्था वाले जो देश हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, जापान को छोड़ करके वो अधिकांश इस अवस्था में शामिल होते हैं। फोर्थ नंबर की जो अवस्था है, इसमें जन्म दर मध्यम पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति और मृत्यु दर निम्न स्थिति में पाई जाती है। मतलब ये विकासशील से थोड़े उच्च स्तर के जो देश हैं वो हो गए। और फिफ्थ नंबर पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो देश हैं वो विकसित देश हैं, यानी कि इनमें पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र, या महाद्वीपों के जो अपतटीय विकसित जो प्रदेश हैं, वो विकसित प्रदेश इस श्रेणी में शामिल होते हैं। तो ये जनांगों के संक्रमण की पांचों अवस्थाएं होगी। यहाँ तक क्लियर? किसी को समस्या? ठीक।